हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इंडिया का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें जो आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है और उन सब डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं और अचीवमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हमने देखा कि वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। तो हम इसके अलावा डिफेंस के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं हम उसकी भी बात करते हैं, उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। इन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाउ इट वर्क्स एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वो कैसे काम करता है। टुडे वी आर गोइंग टू सी, हम देखेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस आपने सुना होगा, पीआर करना पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिंक विला है, बॉलीवुड या दूसरे इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उसमें दे मेंटेन, वो पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इवन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप है वो भी पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी वो अचीवमेंट्स हैं उनके, जो भी उनके डेवलपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डीआरडीओ का डिपार्टमेंट है तो उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी आरएनडी होते हैं, वो सारे वो पब्लिक के विजुअल में लेके आते हैं। मान लो वो ऐसे करते हैं कि वो एग्जीबिशंस कंडक्ट करते हैं, उन एग्जीबिशंस में वो इन सारी चीजों का प्रदर्शन करते हैं। और जो इसरो है, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की, कुछ ऐसी एक मशीनरी तैयार की, या कुछ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कोई एयरक्राफ्ट बनाए, कोई व्हीकल बनाया, ड्रोन्स बनाए, इस तरह के जो अलग अलग जो अचीवमेंट्स होते हैं उनके, वो सारे पब्लिक में लाके रखते हैं, एग्जिबिट करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं कि ये हमने बनाया है। और बहुत सारी जितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनको बुलाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं जो रिसर्च में उनका सपोर्ट करती हैं या उनके लिए रिसर्च करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, उनको भी वो साथ में लेके, जिससे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 100% इंडिजीनियस होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी और के साथ मिलके करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री के साथ मान लो, या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ मान लो। तो इस तरह की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सारी चीजों को वो पब्लिक में लाके उसका एग्जिबिट करते हैं और मीडिया को बुलवा के, या इस तरह के जो डिफरेंट जो न्यूज चैनल्स हैं या दूरदर्शन है, उन सब अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू वो पब्लिक में इन सारी चीजों को दिखाते हैं कि ये देखो, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, ये हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को दिखाते हैं ताकि लोग उसमें आए और जुड़े, पार्टिसिपेट करें, या जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिसर्च, या कोई भी अपनी जो नॉलेज है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करे। इट हैज इट्स पूरा प्लेटफॉर्म होता है उनका। तो ये सारी जो पब्लिक रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने के लिए वी हैव अ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है, विच इज डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, इसमें डीपीएसयू आता है और वी हैव सीन डीआरडीओ और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें सारी चीजें लोगों को बुलवा के, प्राइवेट लोगों को या यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, या ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई गेम आया या कोई इस तरह का ड्रोन आया, या यूं कहो मिसाइल है, ये छोटे छोटे जो रॉकेट्स हैं वो जो हम इंटरनेशनल में मार्केट में बेचते हैं। और यूं कहो कि एक इंडिया में ना ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है नेशनल लेवल पे। जो नेशनल लेवल का मतलब ये है कि नेशनल मीन्स विद इन योर स्टेट, विद इन योर नेशन, नेशनल लेवल, बिकॉज वी हैव यूनिटरी गवर्नमेंट, हमारे पास स्टेट्स हैं और स्टेट्स और के साथ साथ हमारे पास सेंटर भी है, और सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये तो हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे एक और चीज है कि जो नेशनल लेवल पे हमारा जब भी एग्जीबिशन होता है उसमें सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है जो रिपब्लिक डे का एग्जीबिशन होता है। उसमें आपने देखा होगा कि जितने आर्मी के जितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने सारे डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स होते हैं, वो रिपब्लिक डे में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो हियर व्हाट वी सी इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मिलिट्री अफेयर्स क्या हो सकते हैं? तो मिलिट्री अफेयर्स यहाँ पे व्हाट वी सी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ, जो मिलिट्री अफेयर्स हैं, तो हमने सुना ना मिलिट्री आ गई, तो मिलिट्री की ये जो इंटरनल अफेयर्स हैं, इनके जो सिलेक्शंस हैं, इनके जो अचीवमेंट्स पे इनको जो प्रमोशंस दिए जाते हैं और उनके जो सारे अलाउंसेस हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस। इसको हम स्किप करेंगे, या यू कैन से अगर डिफेंस बेसिक एंड इंटरनल नॉलेज यू कैन रीड दैट एज वेल। आप इसको 1 मिनट के लिए इसको पॉज करके आप देख सकते हो, otherwise you can skip it. Capability development and force modernization, capability development and force modernization। तो यहाँ पे Indian Armed Forces being the central and prominent organ of the national security, इसमें जो प्लानिंग प्रोसेस है और इसके जो एम्स हैं वो उस पर डिस्कशन किया गया है, और जो इसके एम्स है, बेसिकली इसका एम क्या है। सो डिफेंस का इंडिया का जो अभी जो चल रहा है वो द एम्स बॉटम लाइन इज इट हैज टू बी इंडिजीनियस। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो इंडियन ही हो, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। अगर कहीं और से हम इंपोर्ट कर रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी असेंबल इंडिया में हो। बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं जो हम इंडिया में नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन है ना, जो एप्पल का आईफोन है, तो आईफोन हम इंडिया में नहीं बनाते हैं, हम वो 100% इंपोर्ट ही करते हैं। लेकिन वी हैव प्लांट्स हियर इन विच समटाइम्स वी असेंबल। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो हम उसको असेंबल करते हैं इंडिया में, जैसे कि ओल्वा है, तो कुछ हम यहाँ इंडिया में बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे हम उसके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे जो कंपनीज है ऑटोमोबाइल्स की या जो एयरक्राफ्ट्स की, यूं कहो कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में भी हैं, लेकिन बहुत सारे उसके जो पार्ट्स हैं हम इंपोर्ट ही करते हैं। लेकिन इंपोर्ट करने के बाद हम उसको असेंबल इंडिया में करते हैं सो दैट इट विल लुक लाइक इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो दैट इज द केस। तो हियर द कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड फोर्स मॉडर्नाइजेशन, जो हमारी जो कैपेबिलिटी है उसमें हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो इंडिजीनियस बनाए, या इसका मतलब यह है कि हम वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ट्रांसफॉर्मेशन मींस द चेंज करना या एक्सचेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग द इन द इमरजेंसी आर्म फोर्सेस नीड टू बी द structured in a manner that they provide the operational flexibility, pursue wider strategic objectives as well as resources optimization, the need for transformation of the armed forces। आपने सुना होगा जब जंग होती है तो जंग में जो दुश्मन देश है वो आपको बोल के आता है कि मैं आर्मी ला रहा हूँ, नेवी ला रहा हूँ, एयरफोर्स ला रहा हूँ, मैं क्या ला रहा हूँ। वो क्या करता है, जंग होती है तो सबसे पहले वो किस तरीके से अटैक करता है, वो उसके पास जो सारा फोर्स है वो फोर्स ही लगाएगा ना, अपना जो फोर्स है वो लगाएगा। जो फोर्स जब वो लगाएगा तो हमें इस बात का पता नहीं होता कि वो कौन सी फोर्स लेके आ रहा है और किस तरीके से वो हम पे अटैक कर रहा है। मान लो हमारा बहुत सारा इलाका समंदर से घिरा हुआ है, वी आर पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया का जो बहुत सारा इलाका है वो पेनिनसुला है इंडिया का। सी इफ इट इज द केस, अब ये हमारा है माउंटेन रीजन और ये हमारा लगभग बहुत सारा नदियां, ये रही ब्रह्मपुत्र, ये रही गंगा, ये रही तीस्ता, बहुत सारी नदियां वगैरह यहाँ पे हैं। तो ये रिवर बेसन है। अब यूं कहो कि बहुत सारे रिवर्स आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का इलाका है और जंगल है, बारिश है। आपने देखा होगा यहाँ पे मेघालय है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये सारी चीजें चल रही है ना यहाँ पे। ये रहा हमारा पूरा व्हाट इज इट, समंदर। क्या है, समंदर, ओशन। दिस इज एंटायर इज ओशन। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। हम इसको बाद में समझते हैं कि ओशन किसको कहते हैं, बे किसको कहते हैं और सी किसको कहते हैं। हम इसको बाद में ज्योग्राफी में समझेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड ये पूरा पानी है ना, यूं कहो कि हिंदी में तो ये पूरा समंदर है। अब ये रहा एक और रिवर। अब मान लो इंडिया में अगर अटैक होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पहाड़ी इलाके से भी एंट्री हो सकती है, जहाँ पे ग्लेशियर है, पहाड़ से क्रॉस करके आ सकते हैं। और जो दूसरा अटैक होगा यहाँ से भी हो सकता है, समंदर के इलाके, और यहाँ पे हमारे आइलैंड्स है, इनको भी ऑक्यूपाई किया जा सकता है, यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। और हमारा ये जो इलाका है बेसिकली, यहाँ पे जमीन पे भी अटैक हो सकता है क्योंकि ये डेजर्टेड रीजन है, और पानी से भी अटैक हो सकता है, और यहाँ से पहाड़ी इलाका है तो यहाँ से भी
अटैक हो सकता है? द पॉसिबिलिटी ये है कि दो वी हैव नेचुरल बैरियर्स, हमारे पास नेचुरल बैरियर्स हैं, उसके बावजूद भी हम पे चारों तरफ से अटैक हो सकते हैं। और उन अटैक्स में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अटैक्स कैसे होंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिला के ट्रेनिंग लेते हैं। अब मान लो आर्मी यहाँ पे है, तो आर्मी यहाँ पे है, जो कि हमेशा बॉर्डर इलाके में आर्मी होती है, तो यहाँ पे अगर एयरवे से मतलब ऊपर से आके आप पे अटैक किया तो आर्मी तो जमीन पे रहेगी ना, तो वो कैसे हवा में उड़ सकती है? तो जरूरत किसकी पड़ेगी? आपको एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आर्मी है, इन्होंने यहाँ से अटैक कर दिया और आर्मी यहाँ पे है, तो यस, इनको रोकने के लिए व्हाट यू नीड फर्स्ट, नेवी, है ना। अब नेवी है, अब नेवी और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए व्हाट यू नीड, एयरफोर्स। तो अगर ये तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तीनों एक दूसरे के जो रूल्स रेगुलेशंस और इनके जो कमांड्स हैं, इनके जो वो जो ये होते हैं ना, तरीके होते हैं ना, कि जैसे कि हम जब हम खेलते थे नेशनल्स के लिए, तो हमारा ये होता था कि पीछे की तरफ बॉल पास करना, ये अगर होता है पीछे की तरफ बॉल पास करो, इस बात को हम कहते थे कि कन्याकुमारी। तो आपने देखा होगा चक दे इंडिया में, तो वो कहती है ना कन्याकुमारी, इसका मतलब है कि पीछे बॉल पास करो, मतलब कन्याकुमारी कहाँ पे है, बहुत डाउन में। तो एक साइंस होते हैं, जैसे कि आर्मी का साइन होता है, कुछ ना कुछ साइन होता होगा, और नेवी के साइंस होते हैं, और एयरफोर्स के साइन होते हैं। तो उनके साइंस को समझना मतलब इशारे को समझना, उनके कमेंट्स को समझना, और समझ के एक इंक्लूसिव या पूरा मिल के एक, जब भी कोई अटैक होता है तो पूरे मिलके अगर अटैक करेंगे तो अटैक जबरदस्त होगा और शानदार से, और यू विल कम आउट ऑफ द वॉर विथ विक्ट्री। इसलिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलके काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ताकि कल को जब जरूरत पड़ जाए, जिम्मेदारी सर पे हो, मुश्किल सर पे हो, तो उस वक्त एक दूसरे को के साथ झगड़े ना करे, ईगो में ना आए, और एक दूसरे के साथ डिस्कम्फर्ट ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो। इसलिए these activities will take place. So here resources optimization, the need for the transformation of the, see, हमें ये बात का पता कब चला, ये जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम काम करें। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में क्या होता है, एक सीन देखा होगा कि पूरी रात आर्मी, जो दुश्मन देश की जो आर्मी है, उसको रोक के रखती है। तो पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी वहां पे इंडियन बॉर्डर पे कौन था, पूरी रात, फॉर अप्रोक्सीमेटली फॉर 12 आवर्स, जो पूरी रात होती है, 12 आवर्स के लिए वहां पे उन्होंने, आर्मी ने बॉर्डर पे पूरी जान लगाई थी, वहां पे रोका था। कब? कारगिल वॉर पे। तो वो कारगिल वॉर पे ही बॉर्डर मूवी शायद बनी है, तो शायद मैंने नोटिस नहीं किया, कारगिल वॉर पे ही बनी है बॉर्डर मूवी। तो वहां पे पूरी आर्मी ने पूरी रात को रोक रखा था। और एयरफोर्स, जो जाकिर शरीफ था ना, जो एयरफोर्स कमांडर था, एयरफोर्स उन तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एयरफोर्स सिर्फ दिन में जा सकती थी। एयरफोर्स के पास इतने कैपेबिलिटी या फैसिलिटी नहीं थी, या दे वर नॉट इक्विप्ड या कैपेबल इनफ टू फ्लाई इन ड्यूरिंग नाइट टाइम। उस वक्त सिर्फ आर्मी ही थी जो सबसे पहले दुश्मन को फेस किया था, और उसके बाद एयरफोर्स गई, एयरफोर्स ने जंग में पार्टिसिपेट किया, वो सारी चीजें हुई। जब बॉर्डर मूवी में भी आप देखते हो कि आर्मी ने पूरी रात वेट करके दुश्मन देश को रोक रखा था, और दिन में जो डे टाइम पे सनलाइट पे जब सनलाइट आया तब एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। उस वार में हमें पता चला था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलके काम करना है, वो भी किसके जरिए, कारगिल रिव्यू कमेटी की वजह के जरिए। कारगिल रिव्यू कमेटी बनने का जो मेन रीजन है कि देखो, आप जब भी कोई जंग लड़ते हो या कोई भी बिग इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके बाद द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज कि आप अपनी जंग का ये ब्यौरा देखोगे कि हमने क्या क्या किया, हमारे एडवांटेजेस क्या थे, हमारे डिसएडवांटेजेस क्या थे, हमने कहाँ फायदा उठाया, कहाँ नुकसान उठाया, और हमने कहाँ कितनी गलतियां की, कहाँ हमने मौके का फायदा उठाया। ये सारी चीजें, हमारे पास बजट कितना था, हमारे पास इक्विपमेंट्स कितने थे, हमारे पास रिसोर्सेस कितने थे, कितने हमें इंपोर्ट करने पड़े, कितने हमने बनाए थे, हमारे पास एग्जैक्टली था क्या। सी,
कारगिल वॉर हमारे लिए एक आई ओपनर था कि हमें कारगिल वॉर एक जंग, जब हम जंग छिड़ गई कारगिल में, तो वो कारगिल वॉर पे हमें बहुत सारी चीजों का पता चला कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। 47 के बाद जो पहली बार जब हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ा, तो वहां पे तब पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं था, हमारे पास भी कुछ नहीं था। हमारे पास बस लड़ मरने के लिए ताकत थी, लड़ने की जो क्षमता थी ना वो थी हमारे पास। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान भी नया ही बना था ना, इंडिया भी नया बना था, तो दोनों के पास कुछ था नहीं ऐसा बहुत सारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ले तू ले, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन तब वो भी इतना पावरफुल नहीं था, हम भी इतने पावरफुल नहीं थे, चलो ठीक है हो गया, जैसे बच्चों का खेल होता था उस तरह से हो गया। व्हेन वी हैड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो बांग्लादेश को लेके अलॉन्ग विथ इंदिरा गांधी, तब जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को लेके पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी, बांग्लादेश के व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त वी गॉट लिटिल रियलाइजेशन कि हमें कुछ रियलाइजेशन हुआ, और बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, कि कोई इंडिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है, उसको पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर, ये भी हमारे साथ हुआ। और उसके बाद जब हमारा चाइना के साथ सामना हुआ, तो चाइना के साथ जैसे हमारा सामना हुआ, हम समझ गए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब हमारा सामना हुआ पाकिस्तान के साथ, विच इज कारगिल वॉर के वक्त हमें पूरा यकीन हो गया। कारगिल वॉर के वक्त जब ये कारगिल रिव्यू कमेटी बनी गई, तो तब हमें पूरा जो कच्चा चिट्ठा है हमारे सामने आ गया कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वक्त आ गया कि कारगिल की जंग हो रही है और वहां पे हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। तो तब हम इंटरनेशनल मार्केट में गए कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। तब एक साउथ अफ्रीका की एक डनेल नाम की एक कंपनी ने हमें ऑफर दिया, वो भी 3 गुना प्राइस पे, मतलब जो जिसका कीमत 1 रुपया होगा वो 3 रुपए में हमें दिया, क्योंकि हम जंग के हालात में थे, तो हमें चाहिए था, हमें जरूरत थी, तो हमारे पास उनके पास से लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सब लोग सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान की आदत है ना कि पूरी दुनिया के सामने जाके रो के चिल्ला के बोला, ये रहा इंडिया हमें मार दिया, ये रहा इंडिया हमें मार दिया। तो पाकिस्तान ने जो सबका सपोर्ट ले लिया था। और हमारे पास कौन था? हमारे पास वी हैड नो बड़ी, तो हमारे पास वी हैड अ ग्रेट टाइगर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इवन ये भी बात है कि जब कारगिल की वॉर हुई थी, पूरे वर्ल्ड में पहला प्राइम मिनिस्टर है जो जंग के मैदान में पहुंचा था, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। जंग के मैदान में गया और पूरी आर्मी से, बॉर्डर में आर्मी है, कोई भी जाके मिलेगा, हर कोई मिलता है, तो जंग के मैदान में जाना, वो भी प्राइम मिनिस्टर का, बहुत बड़ी बात है, और ओनली अटल बिहारी वाजपेयी कैन डू। तो जब कारगिल की वार हुई, तो कारगिल की वार में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि जंग के हालात ऐसे हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। जंग में अगर दुश्मन देश अटैक करता है, एयरफोर्स वो अटैक करता है, तो तब हम क्या करेंगे। तो हमने उसके बाद, कारगिल वार के बाद हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई। हमने हर सेक्टर पे काम किया, हमने नेवी पे काम किया, हमने एयरफोर्स पे काम किया, हम आर्मी पे काम किया, हमने आर्मी के जितने सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट पे काम किया। स्पेशली हमारे पास जो कोई भी चीज नहीं थी, जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे थे, हम उन सब चीजों को इंडिया में बनाने का हमने प्लान किया। और उसके बाद अगर ऐसी कोई इक्विपमेंट है, ऐसा कोई गैजेट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो उसको हमने इंपोर्ट करने की बहुत सारी MOUs की फैसिलिटीज बनाई और हमने उसको बाकायदा इंपोर्ट किया। देखिए आज भी हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके, हम यहाँ पे इंडिजीनियस बना के। जो जितने सारे डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो डिफेंस के जो बॉर्डर जो वायर्स होते हैं ना, बॉर्डर में जो इस्तेमाल की जाती है ना, जो फेंसिंग वायर्स होती हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर करके हम उसका डिजाइन बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो डिफेंस के डिपार्टमेंट के हैं। तो हियर वी केम टू नो कि हमें कहां कहां काम करना है आफ्टर कारगिल वॉर। After this committee has been given its report, कारगिल रिव्यू कमेटी जो KRC रिपोर्ट है, उसने जब रिपोर्ट दी तो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को, तब हमने ये सारी चीजें देखी थी। रिस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन थ्रू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर, और which is seriously headed of a improvement there. So we understood this. The integrated
theater commands. तो we have seen the integrated theater commands क्या है. The foremost amongst the reforms is to adopt the integrated theater commands from system which has the potential. जो theater word है ना, theater word को हमने पहले भी देखा था इसमें, जो कि वेस्टर्न थिएटर है. वेस्टर्न थिएटर हमने समझा था ना. वेस्टर्न थिएटर का जो मीनिंग क्या है, वेस्टर्न थिएटर का जो बेसिकली जो मतलब है कि जब अमेरिका में सिविल वॉर्स हुए थे तो वहां पे एक वर्ड एमर्ज हुआ वेस्टर्न थिएटर. जो वहां का जो मुठभेड़ थी उसको वेस्टर्न थिएटर या वेस्टर्न कल्चर का नाम दिया गया था. तो हियर द सेम थिंग वी हैव टेकन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स. तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो अलग अलग कमांड्स हैं उनको हम एक साथ लाके एक साथ उनको कमांड देंगे और वो एक कमांड दे दिया. अब मान लो एक आर्मी का चीफ है या आर्मी का हेड कमांडर है, वो नेवी को हैंडल कर रहा है और नेवी का है वो आर्मी को हैंडल कर, या आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को हैंडल कर रहा. तो मतलब उसके कमांड पे सारे काम कर रहे हैं. तो सी इवन कमांडर शुड नो ना कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है. जो नेवी में जो सोल्जर्स हैं या आर्मी में जो सोल्जर्स हैं या एयरफोर्स में जो हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज क्या है. इवन कमांडर शुड बी अवेयर ऑफ इट. जिसका जब तक आप एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को नहीं समझोगे तो जंग में एक दूसरे का साथ कैसे दोगे, जंग में जीत कैसे मिलेगी. आर्मी ऑफिसर को आपने पानी में गिरा दिया, समंदर में गिरा दिया. सी नेवी ऑफिसर समंदर में गिर गया तो उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है कि समंदर में सर्वाइव कैसे करें और पानी में फ्लोट कब तक करें, तैरें कब तक, लहरों के साथ कैसे स्विम करें. तो ये उसकी ट्रेनिंग होती है. लेकिन आर्मी ऑफिसर की उतनी सख्त ट्रेनिंग नहीं होती है. आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है जंगल में कैसे सर्वाइव करें, 10 लोग आपको एक साथ अटैक करें तो कैसे सर्वाइव करें, या आपके पास कोई गन नहीं है, कोई राइफल नहीं है तो 4 लोग आके आपको घेर लेते हैं, अटैक कर देते हैं, तब आर्मी ऑफिसर कैसे हैंडल करता है. उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम जोर से अपना खूंखार चेहरा बनाओ या अपने बॉडी को एक्सपोज करो या अपनी ताकत से जोर से चिल्लाओ, कि जैसे कि आप ऐसे ऐसे करके जोर से चिल्लाओ. तो वो डराने का जो उसमें जो जज्बा होता है वो ट्रेनिंग दी जाती है उसको, आर्मी ऑफिसर को. लेकिन वही ट्रेनिंग किसी और को नहीं दी. जो अलग अलग सेक्टर उनकी ताकत होती है, उनकी जिस सेक्टर में उनकी ताकत होती है उसमें उनको जिस सेक्टर में उनकी ताकत होती है उन सारे ताकतों को जानो और उनकी कमजोरियों को भी. सी जब आप सारे मिल के ट्रेनिंग लेते हैं देन यू विल नो योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आपके फायदे और नुकसान एक दूसरे को पता चलते हैं अगर आप मिल के काम करते हैं. तो इट इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. क्रिएशन ऑफ 3 सर्विसेज एजेंसी. 3 सर्विसेज एजेंसी मतलब 3 सर्विसेज एजेंसी जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यही है ना हमारे 3 सर्विसेज एजेंसी. तो तीनों मिल के कैसे काम करें, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस जॉइंट प्लानिंग डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल फोर्सेस. जो स्पेशल फोर्सेस होता है, स्पेशल फोर्सेस जिसको आर्मी का भी जो ट्रेनिंग दी जाती है और नेवी की भी ट्रेनिंग दी जाती है और एयरफोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि कमांडो होते हैं ना, जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं जो हर जगह एक्टिवेट हो सकते हैं. मान लो हमारे पास अटैक हो गया, एक हमने आर्मी भेजी लेकिन वहां से हमारा नेवी से अटैक हो गया, तो वहां पे बॉर्डर पे मतलब समंदर के किनारे आर्मी खड़ी है लेकिन अंदर से समंदर के अंदर नेवी पे अटैक हो गया, तो इमीडिएटली आर्मी ही जाएगी ना. लेकिन अगर स्पेशल कमांडोस हो उनको सारी ट्रेनिंग होती है. मान लो एक ऐसी जगह है, एक सुनसान जगह है जहां पे आप एयरफोर्स को इमीडिएटली वहां पे पहुंचा नहीं सकते और वहां पे एयरफोर्स का अटैक हो गया. हु विल हैंडल? अगर आपके पास अगर स्पेशल कमांडोस हो, अगर स्पेशल आर्मी है या स्पेशल फोर्स है तो इमीडिएटली आप उनको वहां पे भेज सकते हो, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उन सब की ट्रेनिंग होती है उनके पास, तो वो वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे. इस तरह के हालात में इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा. तो अभी तक ऐसे हालात नहीं आए हैं, अभी तक हमने ऐसे हालात को नहीं फेस नहीं किया है. लेकिन क्या पता, क्योंकि हमारे जो जितने सारे दुश्मन देश हैं, जो कि हम कह सकते हैं दुश्मन देश है, जैसे चाइना है, वो बहुत सारे ऐसे हालात पैदा करता है ट्रेड को लेके, हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं उनको लेके, हमारा जो उनके साथ जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, हमारा उनके साथ लेन देन है, या उनके साथ हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, या उनके हमारे साथ
बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन सारा हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं और हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं और यहाँ तक कि हमारे जो जोग्राफिकल रिलेशनशिप हैं, तो उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके ऐसे हालात अगर हो गए, हमारे ऊपर अटैक हो गया इस तरह के, तो ऐसे हालात में वी विल बी able to handle that kind of situation। और क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक पार्ट हम पाकिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं, तो जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, पैदाइशी उसके ऐसे हालात में हुए पैदाइश से वो हमारा दुश्मन है। तो वो जितना हम इंडिया और पाकिस्तान, तो हाँ पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत सारा अपना जो जीडीपी है, जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो बहुत सारा डिफेंस में लगाती है। और सारा डिफेंस का जितना सारा कंप्लीट डिफेंस है वो हम सिर्फ एक दूसरे पे लगाते हैं, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पे। तो अब पाकिस्तान पहले से बदतमीज है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहीं से भी किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ पहाड़ी इलाका भी बॉर्डर करता है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो ज़राअत का जो इलाका है, जिसमें उपजाऊ इलाका है जो कि पंजाब का इलाका है, वो भी हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ हम डेजर्ट भी बॉर्डर करते हैं, और डेजर्ट के साथ भी हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर इसके साथ भी है ना, समंदर में भी हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। जो अरेबियन सी है वहां पे वी शेयर सेम अरेबियन सी बॉर्डर विद पाकिस्तान। जो ओशन अरेबियन सी का जो रीजन है वहां पे भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे हालात में वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि अगर किसी ना किसी वजह से अगर उन्होंने बहुत पावरफुल या स्पेशल फोर्सेस को उन्होंने ट्रेन करके अगर उन्होंने हम पे अटैक किया, तो ऐसे हालात में हमें भी केपेबल होना चाहिए कि हम भी उनको अटैक कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन वी नीड टू हैव दिस क्रिएशन ऑफ ट्री सेल्स सर्विसेज इन विच। तो इसके बाद व्हाट वी हैव इज जॉइंट सर्विसेज स्टडी ग्रुप्स अंडर DMA। तो जॉइंट सर्विसेज है, द लॉजिस्टिक्स स्ट्रक्चर इज बीइंग फुल्ली रिवैम्प्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट। जॉइंट सर्विसेज स्टडी ग्रुप्स JSSG आर डेवलपिंग कॉमन लॉजिस्टिक पॉलिसीज। सी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम इसको आगे चल के विल सी दिस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विच इज कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विल सी इन नेक्स्ट क्लास।